हेलो फ्रेंड्स, मैं मोहित गुप्ता फ्रॉम लर्न ट्यूटर गुड नॉलेज से। जो हम आज का टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं उसका नाम है प्रतिरोध संयोजन। ये कैसे होता है, कितने क्रम में होता है, ये सब चीज़ें पढ़ेंगे। और इसके पहले के जो वीडियो था उसमें हमने पढ़ा था ओम का नियम, विशिष्ट प्रतिरोध और प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है, तो जो प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक पढ़ा था उसका जो तीसरा कारक था वो हमारा था आर प्रोपोर्शनल टी। ठीक है, कैपिटल टी का मतलब क्या होता है? ताप, टेम्परेचर। तो इसका मतलब क्या हुआ, जब जब हम तब ताप बढ़ाते हैं तब तब प्रतिरोध बढ़ता है। ठीक, या फिर प्रतिरोध जब बढ़ता है तब ताप बढ़ता है। ठीक है, तो हम लोगों ने एक फर्स्ट ईयर में एक चीज़ पढ़ी थी जिसका नाम था एल इक्वल टू एल नॉट 1 + अल्फ़ा टी। ठीक है, 1 + अल्फ़ा टी, इसका नाम था रेखी ताप गुणांक। जो इसमें अल्फ़ा है हमारा रेखी ताप गुणांक है, मतलब जो तार की लंबाई बढ़ती थी वो किसके कारण बढ़ती थी। तो उसकी परिभाषा होती थी, यदि किसी चालक तार के टी टेम्परेचर, मतलब कोई टी डिग्री टेम्परेचर देने पर जो तार की लंबाई में क्या होती थी, वृद्धि होती थी। जैसे कि गर्मियों में क्या होता है, तार हमारा गर्म हो जाता है। ठीक है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, तार लंबाई में ज़्यादा हो जाते हैं। ऐसे घड़ी में आवर्तकाल भी उसका कम हो जाता है। ये सब चीज़ें होती हैं ताप टेम्परेचर से। ठीक है, तो इसी टॉपिक से जो हमारा रिलेटेड आज का टॉपिक है, इसी फार्मूले से। तो पहला जो उन लोग का होता है, प्रतिरोध पर ताप का प्रभाव क्या पड़ेगा, तो इसका जो फार्मूला होता है वो आर बराबर आर नॉट, इसको ब्रैकेट में 1 + अल्फ़ा टी, जिसमें से आर क्या होता है, टी डिग्री पर चालक तार का प्रतिरोध। ये चालक दो बार इसमें लिखा हुआ है, टी डिग्री पर चालक तार का प्रतिरोध। ठीक है, मतलब टी डिग्री मतलब कोई भी डिग्री हो हमारी, मतलब जैसे 10 डिग्री, 20 डिग्री, 50 डिग्री, 100 डिग्री में चालक तार का प्रतिरोध। और आर नॉट मतलब क्या, आर में जीरो लगा हुआ है तो 0 डिग्री पर तार का प्रतिरोध। ठीक है, और अल्फ़ा क्या होता है हमारा, प्रतिरोध ताप गुणांक। ये हमने साइड में चीज़ें लिख भी दी हैं इसीलिए। फिर हमने इसको जब सॉल्व करेंगे, आर का अंदर मल्टीप्लाई, तो क्या हो गया, आर नॉट प्लस आर नॉट अल्फ़ा टी। इसको अनुक्रमानुपाती का चिन्ह ना समझना, ये यहाँ पर अल्फ़ा का यूज़ कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो हम लोग को अल्फ़ा निकालना है, तो इस चक्कर में इसका पक्षांतर किया, इसको इधर किया, अल्फ़ा के लिए इसको नीचे बटे में, तो खुद ही सॉल्व कर लोगे। तो क्या आ जाएगा, प्रतिरोध ताप गुणांक क्या आ जाएगा, आर माइनस आर नॉट अपॉन आर नॉट टी। क्लियर। अब हम एक अल्फ़ा की जो परिभाषा निकालेंगे तो क्या होगा, यदि आर ओ 1 ओम हो, मतलब जो चालक तार हमारा होगा वो क्या होगा, 1 ओम का होगा, और टी डिग्री 1 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पर कैपिटल टी होना चाहिए, 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर देने पे, तो क्या बचेगा हमारा, इसमें ज़रा फार्मूले में देखना, नीचे आर ओ का मान भी 1 है और टी का भी मान क्या है, 1 है, तो क्या बचा, अल्फ़ा बराबर आर माइनस आर ओ। तो क्या हो गया, 1 ओम प्रतिरोध वाले तार, 1 ओम प्रतिरोध वाले तार पर 1 डिग्री बढ़ाने पर, मतलब 1 ओम प्रतिरोध है तार का और उसका 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने पर प्रतिरोध में जो वृद्धि होती है उसे ही प्रतिरोध ताप गुणांक कहते हैं, जिसका फार्मूला क्या होता है, अल्फ़ा बराबर आर माइनस आर ओ। इतना समझ में आ गया। तो बस यही चीज़ है, ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक भी नहीं है, लेकिन हमारे कोर्स में है तो हमें क्या करना पढ़ना पड़ेगा, बस हल्का फुल्का याद रखना, बाकी कोई दिक्कत नहीं। फिर इसके बाद जो इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है वो हमारा प्रतिरोध का संयोजन, समूहन या फिर कॉम्बिनेशन। ठीक है ना, मतलब प्रतिरोध को कैसे जोड़ना है। जो इसके पहले वाला चैप्टर था उसमें हम लोग ने क्या जोड़ा था, संधारित्रों को जोड़ा था। ठीक है, संधारित्र कैसे बनते हैं हमारे, ऐसे होते हैं संधारित्र। और प्रतिरोध क्या होता है, इस टाइप का इनका सिग्नेचर होता है। क्लियर। तो प्रतिरोध को जोड़ना एक टाइप से कह सकते हैं हम लोग। ठीक है। तो प्रतिरोध का संयोजन भी बोल सकते हैं, समूहन भी बोल सकते हैं, और कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, तो ये दो प्रकार से होते हैं हमारे, एक श्रेणी क्रम में होता है संयोजन और एक समांतर क्रम में होता है। देखो श्रेणी क्रम में जो होता है उसमें धारा कांस्टेंट होती है। क्लियर। जो श्रेणी क्रम में होता है भाई, हल्की चीज़ें याद रखना, धारा इसमें क्या होगी, कांस्टेंट होगी। और जो हम लोग समांतर क्रम पढ़ेंगे उसमें विभव हमारा समांतर हो, सॉरी कांस्टेंट होगा। क्लियर। तो जैसे कि ये हम चित्र में देखते हैं, ये हमने कोई 3 प्रतिरोध लगा के रखे हैं, सॉरी हाँ प्रतिरोध लगा के रखे, एक R1, R2 और R3। ठीक है, इसमें
विभव कितना है, एक में V1 है, दूसरे में V2 है, तीसरे में V3 है। इसमें धारा हमारी देखो कांस्टेंट है, जो धारा यहीं जा रही वही तीनों में जा रही कि नहीं जा रही, इसलिए धारा क्या है हमारी कांस्टेंट। तो इसको जैसे हर चीज़ में हम लोग लिखते हैं माना करके, वैसे इसमें भी सेम लिख लेना है। माना 3 प्रतिरोध R1 R2 R3 हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, उनके विभव क्या है V1 V2 V3 हैं, और उसमें धारा I धारा प्रवाहित हो रही है। ठीक है, तो इसमें क्या, जब हमारा I कांस्टेंट है तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, V। तो V क्या हो गया हमारा V1 V2 V3। ठीक है, जो कि ओम के नियम से हमने पढ़ा है, V बराबर IR। तो I तो हमारा कांस्टेंट R1 R2 R3, तो V1 के लिए क्या हो जाएगा IR1, V2 के लिए IR2 और V3 के लिए IR3। अब इक्वेशन फर्स्ट में इन तीनों की वैल्यू पुटअप करने पर तो क्या आ जाएगा इक्वेशन 1 पे, RI बराबर V की जगह क्या आ जाएगा RI आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, और V1 की जगह IR1, V2 की जगह IR2 और V3 की जगह IR3 आ जाएगा। तो देखो I इधर भी कॉमन है, I कट गया, तो R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 ये हो गया। जबकि हम लोगों ने जो संधारित्र का संयोजन किया था उसमें क्या होता था 1/C1 C2 C3 उल्टा होता है इसमें थोड़ा। ठीक है, लेकिन इसमें क्या धारा हमारी जो होती है वो क्या होती है कांस्टेंट होती है। ठीक है, श्रेणी क्रम में संयोजन, श्रेणी क्रम संयोजन में प्रतिरोध क्या होते हैं आपस में जुड़ते हैं। ये हमने नीचे लिख भी दिया। अगर ये जैसे बोर्ड में क्वेश्चन आता है कि श्रेणी क्रम में क्या होता है, प्रतिरोध जुड़ते हैं, घटते हैं, समान रहते हैं, तो क्या होगा जुड़ते हैं। क्लियर, ठीक। इसी हिसाब से पढ़ेंगे समांतर क्रम में। जैसा कि हमने पहले बताया है कि श्रेणी क्रम में हमारा I मतलब धारा कांस्टेंट रहती है, इसमें V कांस्टेंट मतलब विभव कांस्टेंट रहता है। क्लियर, ये हमने 3 इसमें समांतर क्रम में तो सामने सामने जोड़ा जाएगा कि नहीं जोड़ा जाएगा, सेम वैसे इनको जोड़ दिया। R1 R2 R3 हमारे क्या हो गई प्रतिरोध हो गए, I1 I2 I3 क्या हो गई धारा हो गई। इसमें विभव कांस्टेंट हो गया क्योंकि विभव एक ही, धारा यहाँ से अलग अलग डिवाइड हो रही है इसलिए। क्लियर, इसमें क्या हो गया I बराबर हम निकालेंगे, I बराबर I1 I2 I3 तीनों को जोड़ देंगे। फिर हमें पता है भैया ओम्स लॉ से हम लोग पढ़ चुके हैं V बराबर IR, तो यहाँ से हम लोग I बराबर क्या हो जाएगा V/R। सेम तीनों की वैल्यू जैसे हम लोग ने पहले निकाली थी सेम अभी निकाल लेंगे। क्लियर, आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। उसके बाद क्या इक्वेशन नंबर जो हमारी ये फर्स्ट है I बराबर I1 I2 I3 इनमें रख देंगे तो और जोड़ देंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो देखो समांतर क्रम में क्या हो गया प्रतिरोध कम हो रहा है। ठीक ना, देखो कोई भी चीज़ बटे में है फिर ये ऐड होगी तो क्या होगा कमी होगा कि नहीं होगा। तो श्रेणी क्रम में हमेशा जुड़ता है और समांतर क्रम में हमेशा क्या होता है कम होता है। ठीक है, जैसे एग्जांपल घरों में हम लोग क्या करते हैं इसी की समांतर क्रम में वायरिंग करी जाती है। अगर श्रेणी क्रम में कर देंगे तो क्या हो जाएगा प्रतिरोध ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, इसलिए घरों की जो वायरिंग करी जाती है वो कैसे की जाती है समांतर क्रम में। समझ में आ गया। फिर इसके बाद का जो हम लोग का एक छोटा सा टॉपिक है काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है, ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, कार्बन प्रतिरोध, इसको कार्बन रेजिस्टेंस भी बोलते हैं और वर्ण विक्षेपण भी बोलते हैं या फिर कलर कोड रेजिस्टेंस भी बोलते हैं। कार्बन प्रतिरोध और कलर कोड रेजिस्टेंस, इसमें देखो ये हमारा एक क्या होता है कैप्सूल टाइप का होता है मान लो। क्लियर, इसमें क्या हो गया एक ये हम लोग का टर्मिनल पॉइंट दिया हुआ है P, एक ये Q दिया है। टर्मिनल पॉइंट का मतलब यहाँ से हमारी जो होती है धारा वो जा रही होती है जहाँ से करंट हम लोग देते हैं। ठीक है, इसमें ये 4 लाइनें होती, 4 ये चारों अलग अलग कलर की, देखो मैंने अलग अलग, ये ब्लू से है, ये रेड से है, ये ग्रीन से है और ये ब्लैक से है। ठीक है, ये मेरे पास यही पेन था इसलिए यही मैंने दिया हुआ है। ठीक है, तो ABCD हम इनको 4 मान, जिसमें से ABC तो हमेशा रहते परंतु D नहीं रहता है, D कभी कभी नहीं भी होता है। उसके पीछे रीज़न अभी हम आगे बता रहे हैं। ठीक है, इसमें जो हमारे रंग होते हैं वो किस टाइप के होते हैं, टोटल 10 कलर होते हैं। जो ABC में होते हैं वो सिर्फ कितने होते हैं 10 होते हैं और D में थोड़े अलग होते हैं। तो पहले हम लोग ये नॉर्मली बस कलर देख लेते हैं फिर इनकी वैल्यू देखेंगे। तो एक से ABC की कौन कौन से रंग होते हैं, काला होगा, भूरा होगा, लाल होगा, नारंगी होगा, नीला होगा, पीला होगा, हरा होगा, बैंगनी होगा, स्लेटी होगा और सफ़ेद होगा। ये 10 कलर होते हैं और इनको सीक्वेंसी से हमें क्या करना है याद करना है। ठीक है, तो देखो इसको हम लोग बहुत और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। जो इसमें रंग होते हैं और इनके कोड भी दिए हुए हैं। ठीक है, मतलब रंग क्या है, काला है, भूरा है, लाल है, नारंगी है, पीला है, हरा है, नीला है, बैंगनी है, स्लेटी है और सफ़ेद है। जिसमें से इसका कोड होता है वो काले का कितना होगा 0, मतलब इसीलिए सिक्वेंस से लिखा है क्योंकि 0 से लेकर 9 तक 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे दिए हुए हैं हमारे।
ठीक है। तो क्या हो जाएगा, भूरे का काला का कितना हो गया 0, भूरे का 1, लाल का 2, नारंगी का 3, पीले का 4, हरे का 5, नीले का 6, बैंगनी का 7, स्लेटी का 8 और सफ़ेद का 9। इसको लाइन से याद करने की हमने नीचे ट्रिक दी है, वो भी बताएंगे, लेकिन ये याद होना ज़रूरी होता है, ठीक है। और ये तो हो गए हमारे नॉर्मल कलर्स की बात। अब जो डी में था, डी के रंग, इसमें सिर्फ 3 रंग होते हैं, रंग तो 2 ही होते हैं, तीसरा अनुपस्थित होता है। पहला सुनहरा, दूसरा सिल्वर या चांदी भी बोल सकते हैं, और तीसरा अनुपस्थित होता है, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, डी के रंग का, ये तो कलर होगा, उसके नंबर्स बताएंगे, लेकिन जो डी के रंग होते हैं ये सहनशीलता बताते हैं उसके अंदर कितनी है, कितने प्रतिरोध तक को वो झेल सकता है। तो क्या सुनहरा हुआ तो कम से ऊपर हो, प्लस में हो या माइनस में हो, तो 5%, मतलब कम हो या ज़्यादा हो, लेकिन 5% तक ही प्रतिरोध सुनहरा ले सकता है। चांदी मतलब सिल्वर कलर होगा तो प्लस माइनस मतलब ऊपर और 10 नीचे तक की ले सकता है। अनुपस्थित होगा, कोई कलर नहीं होगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा 20 प्लस या माइनस में क्षमता तक सहन कर सकता है। तो प्रतिरोध की जो गणना होती है वो क्या होती है, R बराबर AB, मतलब ए और बी इनमें से जो भी कलर दिए होंगे ए बी उसको मान लेंगे, उसकी नीचे हमने एक न्यूमेरिकल दिया है। तो प्रतिरोध गणना कैसे है कि ए बी इंटू 10 की घात C ओम, और 10 ये क्या होता है, बाद में नीचे छोटा सा लिख देते हैं कि इतने % ये काम करेगा, इतने तक की परसेंटेज की ले सकता है, सहनशील कर सकता है, ठीक है। तो क्या हो जाता है, आर बराबर ए बी, इन दोनों में से कोई ए बी कलर हो जाएगा, और 10 की घात में जो तीसरा कलर दिया उसको 10 की घात में लगा देंगे और ओम लगा देंगे। जैसा कि ये एक हमारा न्यूमेरिकल हमने छोटा सा दिया हुआ है। हमारे पास एक प्रतिरोध है जिसमें पीला, लाल, नीला और सुनहरा रंग की धारियाँ हैं। कौन कौन सी हैं, पीला, लाल, नीला और सुनहरे रंग की धारियाँ। तो प्रतिरोध कितना होगा, ए हमने पीला मान लिया क्योंकि सबसे पहले दिया था, बी लाल मान लिया क्योंकि सेकंड में दिया था, और सी नीला मान लिया थर्ड में दिया था, और डी सुनहरा, ठीक है। तो पी का देखो, पीले का 4 होता है कोड, लाल का 2 होता है, नीले का 6 होता है। तो हम लोगों ने यहाँ पर ये कोड लिख लिए होंगे, ए बी 4, ए का 4, बी का 2, इसका आपस में मल्टीप्लाई नहीं कराते तो ये कितना हो गया 42, मतलब 42 उसको बोला जाएगा, ठीक है। इंटू 10 की घात सी 6, सी की वैल्यू क्या है 6 दी, इसलिए 6 रख दिया ओम, और प्लस माइनस 5% तक ये सहन कर सकता है। बस इतना सा सॉल्व करना था, कहीं कठिन है। बस ये क्या होगा, ये हमें वैल्यू याद रखी। देखो ये भी फ्रीक्वेंसी से 0 से लेकर 9 तक इनका देखो कलर हमने कैसे बनाया है, ट्रिक का भूला, मतलब का से काला, भू से भूरा, लाल से ला से लाल, का भूला, ठीक है ना। ऐसे फिर दूसरा क्या है, नापी हनी, ना से क्या हो गया हमारा नारंगी, पी से पीला, हा से हरा, नी से नीला, कापी हनी। फिर ब्रेसलेस, बै से बैगनी, स्ले से स्लेटी और सा से सफ़ेद। देखो पहला जब हमारा का आएगा काला तो हमारी मुट्ठी बंद है, तो क्या हो गया 0, और फिर उसके बाद क्या आ जाएगा भूरा, भूरा में 1 में उंगली आई, लाल में 2 में आई, नारंगी में 3 में आई, पीले में 4 में आई, हरे में 5 में आई, नीले में 6 में आई, और बैगनी में 7 में आई, ठीक है, और स्लेटी में 8 में आए, और सफ़ेद में 9 में आए। ऐसे करके हम लोग याद कर सकते हैं, ठीक है। आज का टॉपिक थोड़ा अजीब सा था, लेकिन पढ़ें लिखें समझदारी से थोड़ा, और वीडियो को देखें, दूसरों तक भी पहुंचाएं, और लाइक शेयर ज़रूर कराएं, ठीक है। इसी के साथ हम अगला जो हमारा होगा वो विद्युत परपथ का जाल, इसके बाद वाला चैप्टर होगा। वो इसमें इसलिए नहीं कराया क्योंकि किरचॉफ के नियम से वो होना है और काफ़ी लेंदी टॉपिक है इसलिए, ठीक है। तो फिर वीडियो को अपने दोस्तों को भी ज़रूर दिखाएं। धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।